वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला पार्ट होता है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इस न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो पहला क्वेश्चन बना कि इस न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर यूनिट क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। फिर नाइट्रोजन बेस पे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि प्यूरिन नाइट्रोजन बेस होता है और पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस होता है। तो प्यूरिन आपके एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं, जो कि दोनों में पाए जाते हैं, माने डीएनए में भी और आरएनए में भी। पायरिमिडीन तीन होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, जिसमें से साइटोसिन और थाइमिन आपके डीएनए में होते हैं और साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में होते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद करना पड़ेगा कि थाइमिन का एनसीईआरटी ने एक दूसरा भी नाम दिया है, 5 मेथिल यूरेसिल। तो ये याद करना पड़ेगा कि 5 मेथिल यूरेसिल इज अनदर नेम ऑफ थाइमिन। इसके बाद थोड़ा सा शुगर के बारे में पता कर लिया जाए कि न्यूक्लिक एसिड में 5 कार्बन की शुगर प्रेजेंट होती है, 5 कार्बन की मोनोसैकेराइड शुगर होती है, पेंटोज शुगर। और उस 5 कार्बन में आरएनए के पास में राइबोज शुगर होती है और डीएनए के पास में 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। तो यहाँ से डिफरेंस आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि शुगर से अटैच होता है नाइट्रोजन बेस। शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस अटैच होता है और इस स्पेशल बॉन्ड को एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो पहला क्वेश्चन आया कि जब शुगर से नाइट्रोजन बेस अटैच होता है तो इस फॉर्मेशन को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद शुगर के 5th कार्बन से अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप और ये स्पेशल बॉन्ड से अटैच होता है, जिस बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो पहले से ही हमको याद करना पड़ेगा कि शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस अटैच होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर के 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। इसके बाद जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, माने एडजेसेंट अगल बगल के न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए या आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। तो जब एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं आपस में, तो किस तरीके से जुड़ते हैं कि ये शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, ये शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में, ध्यान से सुनिए, एडजेसेंट अगल बगल के न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो ये नाम याद करना पड़ेगा कि फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है। और बेसिकली जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो इसी फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर करके न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बड़ा बेसिक सा सवाल होता है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, वाटसन क्रिक मॉडल है, इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं कि जैसे जो डबल हेलिक्स मॉडल पर पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया इस मॉडल में जो डीएनए का पिच होता है, डीएनए का पिच वो आपका 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर का होता है और उस पिच ऑफ हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, ये क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगल बगल के जो डीएनए के बीच की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी होती है, माने डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर होता है। इसके बाद जो डीएनए होता है राइट हैंडेड टर्न में कॉइल्ड होता है, डीएनए के दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं, डीएनए के दोनों स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि अगर एक स्टैंड हमको पता है कि ATGCTA है तो हम दूसरा भी स्टैंड पता कर सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री T का A, G का C का G, T का A। तो ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री। एक स्टैंड की पोलैरिटी 5-3' होती है तो दूसरे स्टैंड की पोलैरिटी 3' to 5' होती है।
ये इतना हुआ। इसके बाद एक पॉइंट इसे में याद कर लीजिएगा कि शुगर एंड फॉस्फेट इसका बैकबोन बनाते हैं और नाइट्रोजन बेस इन साइड की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा चैरगाफ रूल आता है। चैरगाफ रूल्स में न्यूमेरिकल बनते हैं, बस चैरगाफ रूल्स में 2 या 3 पॉइंट स्पेशल याद रखने पड़ते हैं कि जो प्यूरिन होता है, जो भी डीएनए में प्यूरिन होता है वो बराबर होता है पैरामिडीन के। और चैरगाफ रूल हमेशा अप्लीकेबल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, माने डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो उसमें चैरगाफ रूल लगेगा। इसके अलावा एडेनिन का अमाउंट होता है बराबर किसके, थाइमीन के, और ग्वानिन का अमाउंट बराबर होता है किसके, साइटोसिन पर। तो इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जैसे जो प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी चीज़ अगर जेनेटिक मटेरियल के रूप में फॉलो कर रही है, जैसे हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करते हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि एक डीएनए इसको फॉलो करता है कि हाँ वो ज़्यादा अच्छा है जेनेटिक मटेरियल के लिए। तो पहला पॉइंट एनसीईआरटी ने दिया है कि वो स्ट्रक्चरली केमिकल स्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा रिएक्टिविटी नहीं होना चाहिए, माने लेस रिएक्टिव होना चाहिए, म्यूटेशन रेट उसमें स्लो होना चाहिए, और अपने आप को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी होती हैं केबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद बेसिक अगले पॉइंट पे अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले ये पता करें कि जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि इसको बनाते हैं कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इसमें सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो था उसमें एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एक बैक्टीरिया लिया गया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और उस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 स्ट्रेन थे, एक था आर स्ट्रेन, एक था एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन आपका नॉन पैथोजेनिक था, माने डिजीज कॉज नहीं करता था, और एस स्ट्रेन पैथोजेनिक था जो कि डिजीज कॉज करता था। और इससे रिलेटेड फिर जो एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं कि माइस पर अगर आर स्ट्रेन डाला तो माइस डेड नहीं हुआ, माइस लाइव रहा। माइस पर अगर हमने एस स्ट्रेन डाला तो माइस क्या हो गया, डेड कर गया। तो इससे ग्रिफिथ ने कंक्लूजन निकाला कि जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है वो बेसिकली इट में भी वो डीएनए हो सकता है। फिर आगे इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को करेक्टराइज किया बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने। और उन्होंने क्या बताया कि जैसे ग्रिफिथ ने कहा था कि अगर हम हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ में मिला के माइस में इंजेक्ट करते हैं तो माइस की डेथ हो जाती है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ से ऐसा ट्रांसफ़र हुआ जिसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसीलिए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो डेफिनेटली ये आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन की तरह, और एस स्ट्रेन था पैथोजेनिक। तो डेफिनेटली उस पैथोजेनिक की वजह से ये माइस क्या कर गया, डेथ कर गया। लेकिन अभी एग्जैक्टली पता करना था कि वो जो चीज़ निकली वो डीएनए ही है, ये कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी ग्रिफिथ का ये एक्सपेरिमेंट था ये, ठीक, अब इन्होंने कहा कि भाई यहाँ से निकलने वाली जो भी चीज़ है, ठीक, अभी डाउट है कि डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, तो उन्होंने कहा कि इस पर अगर हम प्रोटीएज एंजाइम लगा देंगे, या हम पॉलीसैकेराइडेज लगा देंगे, या लाइपेज लगा देंगे, या आरएनएज लगा देंगे, ठीक, तो अगर निकलने वाला सब्सटेंस, यहाँ से निकलने वाला सब्सटेंस प्रोटीन हुआ जो यहाँ से गया और इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एस स्ट्रेन में, तो अगर वो प्रोटीन हुआ तो डेफिनेटली प्रोटीएज उसको डाइजेस्ट कर देगा, तो ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। और अगर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा तो माइस कैसा रहेगा, लिविंग रहेगा, जिंदा बना रहेगा। तो उन्होंने देखा कि इन तीनों में, इन चारों में, प्रोटीएज, पॉलीसैकेराइडेज, लाइपेज, आरएनएज, जब इन्होंने मिलाया तो डेफिनेटली जो रिज़ल्ट निकल के आया वो रिज़ल्ट ये निकल के आया कि जो भी चीज़ यहाँ से जा रही थी उसको ये लोग ब्रेक नहीं कर पाए, तो उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो माइस की डेथ हो गई। लेकिन जब उन्होंने डीएनएस मिलाया
तो डीएनए ने क्या किया कि इसको यहाँ से जो भी चीज़ डीएनए निकला उसको ब्रेक कर दिया, तो डेफिनेटली आर स्टेन ही बना रहा और माइस की डेथ नहीं हुई, माइस कैसा हो गया, लाइव ही रहा। तो डेफिनेटली एनसीईआरटी ने एक लाइन दी हुई है, आप गौर करिएगा कि डीएनए इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा है, जिससे ये पता चलता है कि जो चीज़ निकली वो डेफिनेटली क्या था, डीएनए था। अब आगे इस एक्सपेरिमेंट पे पक्का मुहर लगा दिया जिसने कि अब हमें इस बार पे रिसर्च नहीं करनी है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि और कोई है, वो था हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट पर क्या सवाल आते हैं, 3 सवाल आप एकदम याद कर लीजिएगा हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट से। सबसे पहला, इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था बैक्टीरियोफेज, माने ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। दूसरा, इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस और सल्फर का यूज़ किया था। फास्फोरस किसको लेबल करता है, डीएनए को, और सल्फर किसको लेबल करता है, प्रोटीन को। और तीसरा, इनके स्टेप्स याद रख लीजिएगा, इन्फ्लेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, ये इनके 3 स्टेप थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। और एनसीईआरटी ने एक लाइन दी है कि ये एक्सपेरिमेंट ने यूनिवर्सली बिल्कुल बता दिया कि भैया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको एनसीईआरटी ने दिया है कि अनइक्विवोकल प्रूफ। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा कि अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। अब ये बात यहाँ पे डीएनए का कंप्लीट हुआ। अब डीएनए का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, वो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन पे क्या क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब सेमी कंजर्वेटिव का बेसिक मतलब होता है कि डीएनए अगर डबल स्ट्रैंड है और अगर ये रेप्लिकेट करके अपने नए स्ट्रैंड बनाएगा तो 1 स्ट्रैंड कंजर्व रहेगा पेरेंटल, 1 न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनेगा। तो ये होता है सेमी कंजर्वेटिव। लेकिन कोई इतनी जल्दी बात मानता नहीं है, तो इस सेमी कंजर्वेटिव को भी ज़रूरत पड़ी किसकी, प्रूफ की, कि आखिरकार वो कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पे बड़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अब सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ के लिए कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन है, इसका सबसे पहला प्रूफ दिया मेसेल्सन-स्टोहल एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन-स्टोहल एक्सपेरिमेंट, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही आ गया कि मेसेल्सन-स्टोहल एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, ई कोलाई। आ गया भैया बैक्टीरिया था, माने ये प्रोकैरियोट पे एप्लीकेबल है ये चीज़। इसके बाद आगे गए, आगे हमने पढ़ा कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पे नाइट्रोजन के हैवी एंड लाइट आइसोटोप्स यूज किए थे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं थे, नाइट्रोजन के हैवी एंड लाइट आइसोटोप्स यूज किए थे। तीसरा, इन हैवी एंड लाइट आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए उन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया था। तो ये मेसेल्सन-स्टोहल से रिलेटेड एमसीक्यू आ गया। इसके बाद इसी में दूसरा एक्सपेरिमेंट आता है टेलर का एक्सपेरिमेंट। टेलर का एक्सपेरिमेंट बेसिकली यूकैरियोट्स के लिए, माने यूकैरियोटिक में डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव का प्रूफ टेलर के एक्सपेरिमेंट से। टेलर का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल याद कर लीजिए, रूट टिप ऑफ विकिया फैबा, जिसे फैबा बीन्स बोलते हैं, और इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ किया था, थाइमिडीन का। तो ये डायरेक्ट एकदम हिट एंड रन वाले क्वेश्चन है कि बिल्कुल देखो, लगाओ, सोचो मत। इसके बाद ये तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, ये लड़ाई खत्म, ठीक। अब डीएनए का मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन है, उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन आया कि जिस जगह से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, द प्लेस वेयर डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड पॉइंट, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। अभी बताते हैं इस सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। इसके बाद डीएनए के रेप्लिकेशन पे जो मेन एंजाइम लगता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसे कॉमनली हम लोग बोलते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज।
तो अब सवाल आता है कि आखिरकार डीएनए का रेप्लिकेशन किस टाइम पे होता है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि जब भी कभी सेल का डिवीज़न होता है, सेल डिवाइड करती है, तो उस समय यूकैरियोट में एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एस फेज में। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया है कि प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, तो लाइन याद कर लीजिएगा कि प्रियर टू फिजन, माने उसके डिवाइड होने के जस्ट पहले, क्योंकि वहाँ पर तो कोई ऐसा फेज होता नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट क्या याद कर लीजिएगा, ये आपने डायग्राम देखना है, ये वाला। कुछ याद आया देख के? इस तरीके से, ये इस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो स्टैंड होता है, ये डीएनए में चूंकि दोनों स्टैंड से डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो दोनों स्टैंड टेम्पलेट डीएनए की तरह बिहेव करते हैं। तो डेफिनेटली ये भी टेम्पलेट डीएनए है, ये भी टेम्पलेट डीएनए है। ठीक, लेकिन होता क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वर्क करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 प्राइम है, तो यहाँ से डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस करेगा। तो इस स्टैंड में सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस होती है और यहाँ पर सिंथेसिस डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में होती है। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस, और ओवरऑल बोल देते हैं कि सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि जिस स्टैंड में सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस हो रही है वो स्टैंड लीडिंग स्टैंड कहलाता है, जो कि ओपन होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जिस स्टैंड में सिंथेसिस डिसकॉन्टिन्यूअस हो रही है वो स्टैंड लैगिंग स्टैंड कहलाता है, जो ओपन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। और लैगिंग स्टैंड में जो छोटे छोटे ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं ये कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये हमारा डीएनए रेप्लिकेशन पर आ गया। रेप्लिकेशन के बाद अगला टॉपिक आता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बड़ा आसान, डीएनए से आरएनए का बनना, लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल पे बनते हैं। कि जैसे अगर हमें प्रोकैरियोट की बात करनी है, तो प्रोकैरियोट में किसी भी टाइप का आरएनए बने, डीएनए से आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक, तो किसी भी टाइप का आरएनए सिंपल सा एंजाइम लगता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज पूरा नाम हो जाएगा कि डीएनए से बन रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की तरह ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम में वर्क करता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि डीएनए के जो 2 स्टैंड होते हैं उन 2 स्टैंड में दोनों स्टैंड से आरएनए नहीं बनता। जिस स्टैंड से आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो स्टैंड कहलाता है टेम्पलेट स्टैंड, और इसके अपोजिट जो स्टैंड होता है वो कहलाता है कोडिंग स्टैंड। तो अब यहाँ से कुछ अच्छे एमसीक्यू बनते हैं। अब देखते हैं कौन से एमसीक्यू हैं। देखो, जैसे मान लो उन्होंने क्वेश्चन दिया कि टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए, टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए, तो डेफिनेटली अगर टेम्पलेट स्टैंड दिया हुआ है तो वो इस तरीके से दिया होगा, TA 5'। ठीक, अब अगर उन्होंने कहा कि जरा अब इसके बाद इसका आरएनए क्या बनेगा, ठीक, तो हम लोग नॉर्मल सा बोलते हैं कि भैया 3' दिया हुआ है तो इसके नीचे 5' डायरेक्शन से बनेगा, 5' कर लीजिए। एक इसके साथ पेयरिंग करता है T के साथ, अब आरएनए में T तो होता नहीं है, T की जगह पे U होता है। T किसके साथ पेयरिंग करता है, A के साथ। G किसके साथ, C के साथ। T A के साथ, A U के साथ, और ये 3'। तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया कि भैया ये आंसर होगा। लेकिन आजकल नए ज़माने में नीट ने थोड़ा सा ऑप्शंस के साथ खेल बदल करना शुरू कर दिया है, माने सेम इसी तरीके से इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है। वो इसी पैटर्न को इधर से लिख के दे देगा कि 3' UAC AU 5', हमारा ये भी दूसरा आंसर हो जाएगा। तो इस बारे में ध्यान रखिएगा कि किस फॉर्मेट में उन्होंने दिया हुआ है। अब अगर सपोज करो उन्होंने दे दिया क्वेश्चन की कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए, कि कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए, तो डेफिनेटली कोडिंग स्टैंड में नहीं भी दिया होगा तो 5' से होगा, ACTG TAC, ये 3'। अब अगर कहेगा कि अब इससे जो आरएनए बनेगा वो क्या होगा, तो बस भैया सिंपल सा, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जो दिया है वही आंसर है, जो दिया है वही आंसर है, बस खाली T की जगह पे U कर देना। 5' AC, T की जगह U, G
UAC3'। और ना भरोसा हो तो एक काम करना कि ये कोडिंग स्टैंड दिया है, इसके साथ में पहले कॉम्प्लीमेंट्री 3' से टेम्पलेट स्टैंड बनाना और 3' से फिर आप बनाना RNA, तो यही रिजल्ट निकल के आएगा। तो नीट में हम लोग को टाइम मिनिमाइज करना है कि 1 मिनट की जगह काम 10 सेकंड में कैसे हो जाए। तो भैया ये आंसर आ गया। अब सेम रूल इसमें भी एप्लीकेबल है कि वो आंसर यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं कि 3' CAUGUCA 5' ये ले लो, ये भी आंसर हो गया। तो हमको दोनों से तैयार रखना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है कि प्रोकैरियोट में DNA से कोई भी RNA बने, rRNA, mRNA, tRNA, एक ही एंजाइम लगता है जिसका नाम होता है RNA पॉलीमरेज। लेकिन अगर यूकैरियोट की बात की जाए तो यूकैरियोट में अलग अलग RNA के लिए अलग अलग पॉलीमरेज हैं। जैसे RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, इससे बनता है rRNA। ब्रैकेट में NCERT ने अपना दिया है 18S, 28S, 5.8S rRNA, बिल्कुल याद कर लेना। इसके बाद RNA पॉलीमरेज सेकेंड, इससे बनता है mRNA और HNRNA। HN का फुल फॉर्म याद कर लेना, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA। इसके बाद RNA पॉलीमरेज थर्ड, इससे बनता है SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, tRNA और 5S rRNA। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग आ गया कि अगर स्पेशली उन्होंने 5S rRNA दे दिया तो भैया कंफ्यूज मत होना कि rRNA यहाँ पर बन रहा है। अगर 5S rRNA है तो उसका सिंथेसिस कौन करेगा? RNA पॉलीमरेज थर्ड करेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये NCERT ने एक छोटा सा डायग्राम ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे करके कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर। ये आपका 3' to 5' बन गया टेम्पलेट स्टैंड और ये 5' to 3' बन गया कोडिंग स्टैंड, ठीक। अब ये आपका बन गया प्रमोटर रीजन, यहाँ पर ये बन गया यहाँ पर टर्मिनेटर रीजन, ठीक। और ये बीच का स्ट्रक्चरल रीजन। स्ट्रक्चरल रीजन माने वो पार्ट जिससे DNA से किसका सिंथेसिस होगा? RNA का सिंथेसिस होगा। और प्रमोटर रीजन वो रीजन है जहां पर RNA पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा। माने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि RNA पॉलीमरेज बाइंड कहां पर करता है, तो बस छोटा सा याद रख लीजिएगा कि प्रमोटर रीजन। अब NCERT ने बड़े अच्छे MCQ के लिए इनका लोकेशन दिया हुआ है कि जो प्रमोटर या टर्मिनेटर का लोकेशन है वो लोकेशन कैसा है। तो प्रमोटर या टर्मिनेटर का लोकेशन स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर अप एक्सट्रीम पे है और टर्मिनेटर डाउन एक्सट्रीम पे है, और इनकी लोकेशन को कंसीडर करते हैं कोडिंग स्टैंड के बेसिस पे। तो प्रमोटर रीजन इज लोकेटेड एट 5' end ऑफ कोडिंग स्टैंड अप स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। टर्मिनेटर रीजन इज लोकेटेड 3' end ऑफ कोडिंग स्टैंड डाउन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। इसके बाद प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में छोटा सा पॉइंट याद कर लीजिए कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में वही 3 स्टेप हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर से होता है, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर लगता है और इलॉन्गेशन के लिए RNA पॉलीमरेज एंजाइम लगता है जो उसको इलॉन्गेट करता है, माने DNA से RNA का सिंथेसिस कराता है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पे भी क्वेश्चंस हैं, देखिए क्या। सबसे पहला क्वेश्चन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पे कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो हम लोग मोस्टली अपना mRNA बनाते हैं, जो सिलेबस में दिया हुआ है कि जब DNA से mRNA बनता है तो mRNA के पहले उसका प्रीकर्सर बनता है जिसको बोलते हैं HNRNA, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA। तो यहाँ पर यूकैरियोट में इस HNRNA से mRNA पर मॉडिफिकेशंस होते हैं जिनको प्रोसेसिंग बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर स्पेशल जो प्रोसेसिंग है वो यूकैरियोट के केस में होता है, माने प्रोकैरियोट में एज सच प्रोसेसिंग नहीं थी। तो अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं? इस तरीके से आते हैं कि जैसे ये HNRNA बना 5' to 3', इस HNRNA में कुछ कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। तो जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं इनको एक्सॉन बोलते हैं
और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं इनको इंट्रॉन बोलते हैं। एनसीईआरटी चेक करिएगा, इंट्रॉन का एक दूसरा भी नाम दिया हुआ है इंटरवेनिंग सीक्वेंस। तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि इंटरवेनिंग सीक्वेंस, दोनों को मिला के कॉमनली एक नाम देते हैं स्प्लिट जीन। तो अब हमारी प्रोसेसिंग में इंट्रॉन का रिमूवल होगा, तो इस इंट्रॉन के रिमूवल पर एमसीक्यू क्या बनता है, इंट्रॉन के रिमूवल की प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग, और उस स्प्लाइसिंग में स्प्लियोसोम नाम के कॉम्प्लेक्स बनते हैं और फिर इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस को यहाँ से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा होता है कैपिंग एंड टेलिंग। ये क्या होता है, डायरेक्ट डेफिनेशन याद कर लीजिए कि 5' एंड पर 7 मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एट 5' एंड ऑफ HNRNA। और टेलिंग क्या होता है, 200 to 300 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एट 3' एंड ऑफ HNRNA इज कॉल्ड टेलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। स्प्लाइसिंग है, कैपिंग है, टेलिंग है। स्प्लाइसिंग में स्प्लियोसोम्स बनते हैं। अब ये स्प्लियोसोम्स आपको बैक्टीरिया में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो सारा केस किसका है, यूकेरियोट्स का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन ओपेरॉन मॉडल से आ जाता है। ओपेरॉन मॉडल से क्या क्वेश्चन बनता है, देखो चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये है कि अगर आप सिर्फ 40 मिनट भी दे देंगे तो आपका पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर आपके दिमाग में घूम जाएगा, पूरी चीज़ें सरफेस पे लाके छोड़ेंगे। ठीक, ओपेरॉन मॉडल पे क्या सवाल बनते हैं, देखिए आप में ओपेरॉन मॉडल जो है जिसका डिटेल है वो लैक ओपेरॉन है, लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ ओपेरॉन के नाम दिए हैं, तो एटलीस्ट हम लोगों को उन ओपेरॉन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कि जैसे लैक ओपेरॉन में हमको पता है लैक का मतलब लैक्टोज, लैक्टोज क्या होता है, शुगर होता है। ठीक, अब एनसीईआरटी ने कुछ ओपेरॉन के नाम दिए हैं, जैसे एक एरा ओपेरॉन दिया हुआ है, तो एरा ओपेरॉन बेसिकली एराबिनोज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी क्या होता है, शुगर होता है। ठीक, इसके अलावा हिज ओपेरॉन, ये आपका हिस्टिडीन को रिप्रेजेंट करता है, और हिस्टिडीन क्या होती है, अमीनो एसिड होती है। इसके अलावा वेल ओपेरॉन वेलिन को रिप्रेजेंट करता है, अमीनो एसिड होती है। इसके अलावा ट्रिप ओपेरॉन ट्रिप्टोफैन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी अमीनो एसिड होती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल हमारा नहीं बन सकता कि ये 4 ऑप्शन दिए हों, ये 4, और पूछ ले कि इन चारों में से कौन सा शुगर से रिलेटेड ओपेरॉन है, तो कौन सा है, एरा ओपेरॉन है। ठीक, अब लैक ओपेरॉन के डिटेल पे आते हैं, जैकब मेनर्ड ने दिया था। ठीक, लैक ओपेरॉन पे क्या आते हैं कि लैक ओपेरॉन पे इस तरीके से डीएनए का सीक्वेंस होता है जहाँ पर स्पेशल कुछ रीजन्स होते हैं, ठीक, जिन्हें रेगुलेटरी जीन, स्ट्रक्चरल जीन के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चरल जीन वही पार्ट है जिससे चल के आगे डीएनए से आरएनए का और फर्दर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो लैक ओपेरॉन पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है कि लैक ओपेरॉन एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है, जिसमें लैक का मतलब लैक्टोज शुगर होता है। ठीक, ये आपका बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स में एप्लीकेबल होता है, और ये किस तरीके से इस पर क्वेश्चंस आते हैं। देखिए रेगुलेटरी जीन में ये पार्ट्स होते हैं कुछ। ठीक, लैक ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन में 3 पार्ट होते हैं जिनको जेड जीन, वाई जीन और ए जीन के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पर ये रेगुलेटर रीजन होता है आई जीन के नाम से, प्रमोटर रीजन पी जीन के नाम से, और ये ऑपरेटर रीजन। ठीक, अब यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, देखिए लैक ओपेरॉन हमारा तब अप्लीकेबल होता है कि जब बैक्टीरिया को नीड होती है कि वो अपना एनर्जी किस तरीके से बनाए और उसको मीडियम में कुछ ना मिले, और उसको मान लीजिए कुछ ना मिलने का मतलब ग्लूकोज ना मिले। ठीक, अब अगर ग्लूकोज उसको मिल नहीं रहा है, लैक्टोज मिल गया, तो वो लैक्टोज को ब्रेक करके भी एनर्जी बना सकता है। ठीक, तो अब ये किस तरीके से काम करता है, इसको एनसीईआरटी ने 2 सिचुएशन दी हैं। देखिए कौन से सिचुएशन, देखिए पहली सिचुएशन एनसीईआरटी ने ये दी है कि अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं होगा, देखिए इन एब्सेंट ऑफ लैक्टोज, कि अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है, ठीक, तो इसका मतलब ग्लूकोज का एबंडेंस है, उसको ये लैक ओपेरॉन करने का कोई नीड नहीं है, माने लैक ओपेरॉन को एक्टिवेट करने का नीड नहीं है। ठीक, तो ये आई जीन है, ये हमेशा मतलब इसको मतलब नहीं है कि
ओपेरॉन चालू करना है कि बंद करना है। ये हमेशा अपना प्रोडक्ट बनाती है रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये लो भैया, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय आई जीन। ठीक, और ये क्या काम करती है, देखो जैसे कोई भी जीन जो हर समय अपना सिंथेसिस करती रहती है, माने कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करती है, तो ऐसे जीन्स को एनसीईआरटी ने नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। तो इन चारों में से जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स का एग्जाम्पल है वो है आई जीन रेगुलेटर का। ठीक, सेकंड क्वेश्चन बनता है कि ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड होता है। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया कि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर रीजन। तो अब आरएनए पॉलीमरेज इनका स्ट्रक्चरल जिन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, माने ZYA के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। ये पहला केस है किस कंडीशन में, जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर मीडियम में लैक्टोज होता है तो कैसे सवाल आते हैं। ये आपका आई बना, प्रमोटर, ऑपरेटर और ये स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के 3 पार्ट आ गए ZYA। ठीक, अब क्या सवाल बना कि मीडियम में अगर लैक्टोज है, ये प्लस बना दिया लैक्टोज। ठीक, तो आई जीन अभी भी अपना रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, बना। ये रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज या एलोलैक्टोज के साथ जुड़ के लैक्टोज रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, माने इस रिप्रेसर को ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं होने देगा। और अगर बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज इजिली प्रोमोटर रीजन पर बाइंड करके ZYA का आरएनए बना देगा। अब जेड रीजन वाले से जो एंजाइम या प्रोटीन बनेगा वो कहलाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई रीजन से जो बनेगा वो कहलाएगा परमिएज, और ए रीजन से जो बनेगा वो कहलाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। तो यहाँ पर एक नाम आपको और याद करना पड़ेगा कि एक सिंगल आरएनए से ढेर सारी प्रोटीन बन रही हैं, ये कहलाता है टर्म पॉलीसिस्टोनिक। तो पी से याद रखिएगा प्रोकैरियोट, पी से पॉलीसिस्टोनिक, कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पॉलीसिस्टोनिक होता है, कि माने सिंगल आरएनए से ढेर सारी प्रोटीन्स बनती हैं। वही अगर यूकैरियोट होता तो एक आरएनए से एक ही प्रोटीन बनती, उसके लिए टर्म यूज होता है मोनोसिस्टोनिक। तो 2 टर्म आ गए कि प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन पॉलीसिस्टोनिक, यूकैरियोट का मोनोसिस्टोनिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जेनेटिक कोडान पर बेस्ड, कि जेनेटिक कोडान के फीचर पर बेस्ड, कि जेनेटिक कोडान के क्या फीचर होते हैं। ठीक, हम सब लोग जानते हैं कि जेनेटिक कोडान ट्रिपलेट होते हैं। ठीक, टोटल नंबर 64 होते हैं। ठीक, 64 में से 61 कोडिंग कोडान होते हैं और 3 टर्मिनेटर कोडान होते हैं, टर्मिनेटर या स्टॉप कोडान। तो इनके नाम आपको कभी नहीं भूलने हैं कि 3 टर्मिनेटर या स्टॉप कोडान के क्या नाम हैं। इनके नाम होते हैं UAA, UAG, UGA। ये एकदम नाम याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड होता है इनिशिएटर कोडान। इनिशिएटर कोडान में नाम याद रख लीजिएगा AUG का, जो कि कोड करता है मेथियोनिन को। इसके बाद जेनेटिक कोडान के फीचर में याद रख लीजिएगा अगला फीचर कि जेनेटिक कोडान डीजनरेट माने डीजनरेसी रूल को फॉलो करता है। अब डीजनरेसी क्या होती है कि जैसे हमारे पास 20 अमीनो एसिड हैं और 61 कोडान है, तो एक अमीनो एसिड के हिस्से में रफली 3 कोडान पड़े, तो व्हेन ए अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडान, जब एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडान से कोड होगी तो वो कहलाता है डीजनरेसी। डीजनरेसी पर कुछ बहुत अच्छे लेवल के MCQ आते हैं जो कि उस 64 कोडिंग चार्ट में दिए हुए हैं, जिसको आप बहुत मेहनत करोगे तो निकल के आएगा, और अभी तक नीट में पूछा भी नहीं गया है। तो अगर कभी पूछा गया बहुत अच्छे लेवल का MCQ तो मैं आपको उस 64 में से जो डीजनरेसी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक, कि हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स। अब इस 20 अमीनो एसिड्स में से पहला क्वेश्चन आ गया कि अमीनो एसिड कोडेड बाई 4 कोडॉन, 4 कोडान से जो कोड होती हैं, तो ये 5 अमीनो एसिड होती हैं, एलैनिन, ग्लाइसिन,
प्रोलीन, वैलीन और थ्रियोनिन। सिंपल सा याद कर लीजिएगा कि अली की गली पर वैली थी, अली की गली पर वैली थी। तो ये 5 अमीनो एसिड हो गई जो कि कितने कोडान से कोड हो रही हैं? 4 कोडान से। इसके बाद अमीनो एसिड कोडेड बाय 6 कोडॉन, 6 कोडान से कितनी कोड होंगी? तो 6 कोडान से कोड होने वाली 3 अमीनो एसिड होती हैं, आर्जिनिन, सेरीन, ल्यूसीन। छोटा सा नाम याद कर लीजिएगा कि आर्या सर लेट आए, आर्जिनिन, सेरीन और ल्यूसीन। तो 3 ये अमीनो एसिड हो गई जो कि कोड होती हैं कितने कोडान से? 6 कोडान से, सबसे ज़्यादा। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको ये पता हो कि अमीनो एसिड कोडेड बाई 3 कोडॉन। तो 3 कोडान से एक ही अमीनो एसिड होती है आइसोल्यूसिन, माने आइसोल्यूसिन कोडेड बाई 3 कोडॉन। तो ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, डायरेक्ट सवाल भी आ जाएगा कि विच अमीनो एसिड इज कोडेड बाई ओनली 3 कोडॉन्स, तो आइसोल्यूसिन। ठीक, अब यहाँ पे स्टार बना के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या 20 की 20 अमीनो एसिड डीजनरेसी रूल को फॉलो करती हैं कि सभी अमीनो एसिड मोर देन 1 कोडान से ही कोड होती हैं? तो यहाँ पे आता है नहीं। 2 अमीनो एसिड होती हैं, मेथियोनिन जिसको AUG कोड करता है और ट्रिप्टोफैन जिसको UGG कोड करता है। ये 2 अमीनो एसिड ऐसी होती हैं जो कि डीजनरेसी रूल को फॉलो नहीं करती, माने ये कोड होती हैं सिंगल कोडॉन से। तो ये 2 अमीनो एसिड हो गई। ठीक, इसके अलावा जो भी अमीनो एसिड बची, 2 ये हो गई, एक ये हो गई, 5 थी जो कि 4 कोडान से कोड हो रही थी और 3 थी जो कि 6 कोडान से कोड हो रही थी। तो जोड़ लीजिए कितना हुआ? 5 2 7 1 8 3 11। इसका मतलब जो 9 बची, बस जो बची जिसका नाम नहीं आया, दीज ऑल आर कोडेड बाई 2 कोडॉन। ये सारी की सारी कितने कोडान से कोड होती हैं? 2 कोडान से कोड होती हैं। ठीक, इसके बाद अगला फीचर क्या आता है? अगला फीचर आता है अनएम्बिगियस या नॉन एम्बिगियस। इसका मतलब क्या है कि एक कोडान सिर्फ और सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा कि ये अमीनो एसिड 1 है, तो ये एक ही कोडान से कोड होगी, दूसरे कोडान से कोड नहीं होगी। एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडान से कोड हो सकती है, लेकिन एक कोडान एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये है अनएम्बिगियस। इसके अलावा कॉमालेस। अब देखते हैं कि कोडान को आप लिख रहे हैं तो कोई आप कॉमा 3 कोडान के बाद नहीं लगा रहे हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड के बाद कॉमा नहीं लगा रहे हैं, तो कॉमालेस हो गया। नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब कि ये हमने कोडान का ऐसे सीक्वेंस लिखा मान लीजिए, ठीक, और इन्होंने मिलके एक कोडान बना लिया, तो अब ये मिलके इसके साथ कोडान नहीं बनाएंगे, ये होगा ओवरलैपिंग। तो इसका मतलब ये नॉन ओवरलैपिंग। तो ये कुछ कोडान के फीचर्स आ गए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कि डीएनए की लेंथ को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होता है। लेंथ के लिए नंबर ऑफ बेस पेयर का यूज करिए इनटू डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर। कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर, अगल बगल के बेस पेयर की डिस्टेंस जो कि 0.34 नैनोमीटर है। ठीक, नंबर ऑफ बेस पेयर का दिया होगा। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन डीएनए पैकेजिंग। ज़्यादा नहीं, बस 4 क्वेश्चन याद कर लीजिए डीएनए पैकेजिंग पे, फास्ट ट्रैक रिवीजन पे, कि यूकैरियोट में डीएनए पैकेजिंग के लिए स्पेशल प्रोटीन्स का नीड होता है, जिन प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये हिस्टोन बेसिकली बेसिक प्रोटीन होती हैं जो कि रिच होती हैं अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो इन अमीनो एसिड के नाम पूछता है कि बेसिक प्रोटीन जो कि डीएनए की रैपिंग में हेल्प करती हैं वो लाइसिन और आर्जिनिन होती हैं। ठीक, इसके बाद याद कर लीजिए कि जब डीएनए रैप करता है तो हिस्टोन ऑक्टामर में रैप करता है और रैप करके वो एक स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियोसोम करके। उस न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, तो 1 न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 200 बेस पेयर। ये डायरेक्ट डेटा याद कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि क्रोमैटिन 2 तरह के, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। तो जो रीजन लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड, वो यूकैरियोट यूक्रोमैटिन होता है,
जो टाइटली पैक्ड होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है। ये लाइट स्टेन देते हैं, माने स्टेनिंग में लाइट, ये स्टेनिंग में डार्क स्टेन देते हैं। ये रीजन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, माने ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन क्रोमेटिन पर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन के पहले भी छोटा सा क्वेश्चन टीआरएनए पे कर लो। टीआरएनए जिसे एडेप्टर मॉलिक्यूल या सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। ठीक, टीआरएनए पे बस 2 क्वेश्चन कर लो कि टीआरएनए का काम है अमीनो एसिड को सेलुलर पूल से ब्रिंग करके राइबोसोम के पास में लाना, माने कोडान के पैलर में लाना। अब यहाँ पे बड़े अच्छे एमसीक्यू बनते हैं। किस तरीके से कि जो टीआरएनए होता है उस टीआरएनए पर एक रीजन होता है जो एंटीकोडॉन लूप कहलाता है, माने एंटीकोडॉन रीजन। तो पहला क्वेश्चन यही आ गया कि एंटीकोडॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, टीआरएनए पे पाए जाते हैं। इस एंटीकोडॉन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि अगर मान लीजिए आपका एंटीकोडॉन इस तरीके से है ACU5', तो आप पूछ लेगा कि जरा कोडान बताओ। तो आप कुछ मत करो, 3' है, 5', एक इसके साथ पेयर करता है U के साथ, CG के साथ, UA के साथ 3', ये बन गया। कंफ्यूज करने के लिए आपको इधर से दे देगा कि 3' AGU 5', ये ले लीजिए ये क्वेश्चन। ठीक, और 3' एंड टीआरएनए का अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है कि जो अमीनो एसिड होती है वो कहां पर बाइंड करती है, 3' एंड पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है कि ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल की तरह दिखाई देता है। ठीक, क्लोवर लीफ इन्वर्टेड एल। इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्रांसलेशन पर बनता है कि ट्रांसलेशन क्या होता है कि एमआरएनए के कोडान के हिसाब से प्रोटीन का सिंथेसिस। सेकेंड क्वेश्चन ये भी 5' to 3' ट्रांसलेशन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जरूरी है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के एक्टिवेशन का मतलब है कि टीआरएनए से जाके अमीनो एसिड अटैच हो जाए। इसके लिए आप एंजाइम याद कर लीजिएगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस। तो ये एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक, ट्रांसलेशन पे अगला सवाल याद कर लीजिएगा कि जब 2 अमीनो एसिड पास पास आती हैं तो उनके बीच में वाटर लॉस होके पेप्टाइड बॉन्ड CONH बनता है, और उस पेप्टाइड बॉन्ड के लिए एंजाइम यूज होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज पे 2 अच्छे क्वेश्चन। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का लोकेशन क्या है, लोकेशन है 23SR RNA, जो कि लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। दूसरा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि ये एक तरह का राइबोजाइम है। राइबोजाइम का मतलब कि ये एंजाइम प्रोटीन नहीं है, ये एक RNA है जो कि एंजाइम की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। फिर जब आपका प्रोटीन का सिंथेसिस खत्म होने वाला होगा, माने जब कोई स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, तो वहाँ से प्रोटीन का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ भी स्टेप वही है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल नाम दिए हुए हैं। ठीक है, वो नाम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, और फिर इसमें एक छोटा सा टर्म दिया हुआ है UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन का मतलब कि अगर ये mRNA 5' to 3' है, ठीक, ये कोडॉन्स हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये स्टार्ट कोडान आया और उसने प्रोटीन का सिंथेसिस कराया और ये टर्मिनेटर कोडान आ गया, तो हम कहेंगे कि इन कोडान्स का ट्रांसलेशन नहीं हो पाया। कौन से कोडान का, जो बिफोर स्टार्ट कोडान थे या आफ्टर स्टॉप कोडान थे, बिफोर स्टार्ट कोडान या फिर आफ्टर टर्मिनेटर कोडान। ठीक, तो ये रीजन कहलाता है UTR, माने अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर का पार्ट कंप्लीट हुआ। इसमें HGP एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग बायोटिक के साथ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू डियर।